नमस्कार साथियों, बीए फर्स्ट ईयर के दर्शन शास्त्र की क्लास में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने दर्शन शास्त्र के इस पाठ्यक्रम के बारे में जाना था कि दर्शन शास्त्र का पाठ्यक्रम क्या है, दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु क्या है और मेन रूप से एग्जाम का पैटर्न क्या है। क्योंकि जब तक हमें पैटर्न के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक हमारी मेहनत जो है वो उस रूप में सफल नहीं हो पाती है। ये जानने के बाद अपने अब दर्शन शास्त्र की यात्रा को आरंभ करते हैं। हम ये दर्शन शास्त्र के अर्थ को, इसके डेफिनेशन को, इसके मूल उद्देश्य को समझने का प्रयास करते हैं। हम भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोण में जो अंतर है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब आप दर्शन शास्त्र के अर्थ को जानते हुए दर्शन शास्त्र का तात्पर्य क्या है, दर्शन शास्त्र की डेफिनेशन क्या है, तो सामान्य रूप से अपने इस चीज की चर्चा यहाँ से आरंभ कर सकते हैं कि मनुष्य और पशु दोनों अपने अपने जीवन को सफल रूप से संचालित करते हैं। जो क्रियाएं मनुष्य करता है वो सारी क्रियाएं पशु भी करते हैं। जैसे मनुष्य को भूख लगती है, नींद आती है, प्यास लगती है, गुस्सा आता है, ये सारी क्रियाएं एक पशु भी करता है। पशु को भी भूख लगती है, नींद आती है, प्यास लगती है, गुस्सा आता है। एक चीज ऐसी है जो मनुष्य और पशु दोनों के बीच में ज्यादा अंतर पैदा करती है, वो है तर्क बुद्धि। मनुष्य में तर्क बुद्धि की प्रधानता होती है। बुद्धि जो है उसकी सूक्ष्म मात्रा जानवरों में भी होती है, लेकिन उसकी एक बहुत ज़्यादा मात्रा के रूप में कह लो या उसकी उच्च गुणवत्ता कह लो, वो जो है प्रधान रूप से विवेक की प्रधानता। यानी जो अगर हम मनुष्य और पशु दोनों के बीच में अगर हम भेद करना चाहिए कि एक ऐसा गुण बताओ जो दोनों के बीच में स्पष्ट अंतर कर देता है, तो वो चीज होगी मनुष्य का विवेक, मनुष्य की तर्क बुद्धि। क्योंकि पशु में इस चीज की प्रधानता नहीं होती है। प्रधानता नहीं होती है इसलिए केवल पशु अपने वर्तमान जीवन के बारे में ही सोचता है, वो अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचता। वो वस्तुएं कैसी है उनके बारे में वो ज्यादा चिंतन नहीं करता। लेकिन अगर मनुष्य है तो वह तर्क बुद्धि की सहायता से वर्तमान जीवन को सफल रूप से संचालित करने का प्रयास करता है और अपने भविष्य के लिए भी वो योजना बनाता है। साथ ही साथ अगर मनुष्य में विवेक की प्रधानता है, यदि उसका विवेक सोया हुआ नहीं है, यदि उसका विवेक या बुद्धि जागृत है, तो वो एक काम और करता है कि वो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करता है कि ये वस्तुएं जो है ये आई कहाँ से। एक पशु है, उसको भूख लगी, हमने उसको चारा दिया, प्यास लगी, हमने उसको पानी पिलाया, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि ये पानी कहाँ से आया है। वो ये नहीं सोचता कि ये पानी बना किससे है, इस पानी को बनाने वाला कौन है, इस चारे को बनाने वाला कौन है, ये चारा मेरे लिए कौन लाया है और ये चारा मेरे लिए कहाँ से आया है, इसके बारे में पशु चिंतन नहीं करता। एक मनुष्य जो है वो चूंकि उसमें तर्क बुद्धि की प्रधानता है, इसलिए वो ये चीज देखता है कि ये जो चीज बनी है, जिस चीज का मैं उपभोग कर रहा हूं या जिस चीज का समस्त जगत उपभोग कर रहा है, वो चीज कहाँ से आई है, उस चीज का मूल स्वरूप क्या है, वो चीज किन किन तत्वों से मिलकर बनी है। पानी है, चाहे वो मिट्टी है, चाहे वो आकाश है, कुछ भी है, जगत की भौतिक जगत की सारी वस्तुओं के बारे में मनुष्य चिंतन करता है और न केवल चिंतन करता है बल्कि वो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को, उसका रियल स्वरूप क्या है, उसको भी वो जानने का प्रयास करता है कि वास्तव में वस्तुएं है कैसी, वास्तव में इस वस्तु का मूल तत्व क्या है, यह वस्तु कहाँ से आई है। तो वह युक्ति पूर्वक उसका चिंतन करता है। और युक्ति पूर्वक चिंतन कौन करेगा? वही करेगा जिसमें तर्क बुद्धि की प्रधानता होगी।
और तर्क बुद्धि की प्रधानता किसमें है? मनुष्य में है। इसलिए ये बात बोली जाती है कि मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर है कि मनुष्य में तर्क बुद्धि की प्रधानता होती है। विवेक की मात्रा पशुओं में भी होती है, लेकिन तर्क बुद्धि की प्रधानता या विवेक की प्रधानता जो है वो पशुओं में नहीं होती, वो केवल मनुष्य में होती है। इसी कारण वो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करता है। वह युक्ति पूर्वक उसका चिंतन करना चाहता है कि ये चीज कहाँ से आई है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा अंत क्या होगा, मुझे कौन से कर्म करने हैं, मुझे कौन से कर्म नहीं करने हैं, मेरे लिए कौन सा कर्म शुभ है, मेरे लिए कौन सा कर्म अशुभ है, मुझे किन कर्मों से बचना चाहिए और मुझे कौन से कर्मों का संपादन करना चाहिए। ये सारे सवाल उसके दिमाग में गूंजते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य में तर्क बुद्धि की प्रधानता होती है और वो तर्क बुद्धि के द्वारा वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानना चाहता है। जब मनुष्य बुद्धि के द्वारा वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का चिंतन करता है, तब उसके इस दृष्टिकोण को दर्शन शास्त्र कहा जाता है। जब वह युक्ति पूर्वक अध्ययन करता है अपनी तर्क बुद्धि की सहायता से, जब वह युक्ति पूर्वक अध्ययन करता है तो उसके युक्ति पूर्वक अध्ययन करने के प्रयास को ही दर्शन शास्त्र कहा जाता है। या इसको कहोगे कि जब मनुष्य अपनी बुद्धि की सहायता से तत्व के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करे, तब उसके इस दृष्टिकोण को दर्शन शास्त्र कहा जाता है। यानी जब वो ये जानने का प्रयास करे कि वस्तुएं वास्तव में है कैसी, वस्तुओं का मूल स्वरूप क्या है, वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप क्या है, वस्तुओं का यथार्थ स्वरूप क्या है, जब वो इस चीज को जानने का युक्ति पूर्वक अध्ययन करता है, तब उसके इस दृष्टिकोण को दर्शन शास्त्र कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है कि जब मनुष्य युक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करे, जब मनुष्य युक्ति पूर्वक, युक्ति क्यों, यानी बुद्धि है उसमें, युक्ति पूर्वक जब मनुष्य युक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करे, जब मनुष्य युक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करे, तब उसे दर्शन शास्त्र कहा जाता है। ये तो दर्शन शास्त्र का तात्पर्य हो गया कि जब मनुष्य युक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता है या वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानना चाहता है, तब उसके दृष्टिकोण को दर्शन शास्त्र कहा जाता है। अब शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? शाब्दिक अर्थ का मतलब है दर्शन शास्त्र दृश्य धातु से बना है, दृश्य धातु से। इस दृश्य धातु का मतलब है देखना। यहां देखने का तात्पर्य जो है वो जानने से है, जानने से। यानी दर्शन शास्त्र दृश्य धातु से बना है। इस दृश्य धातु का मतलब है देखना। देखना का तात्पर्य यहाँ जानने से है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी देखा जाए, जो भी देखा जाए या जाना जाए, जो भी देखा जाए या जो भी जाना जाए, उसे दर्शन शास्त्र कहा जा सकता है। दर्शन शास्त्र दृश्य धातु से बना है, जिसका मतलब है देखना। लेकिन देखना क्या, देखने को हम जानना कहते हैं। जो भी देखा जाए या जो भी जाना जाए वो दर्शन शास्त्र है। लेकिन देखा क्या जाए, जाना क्या जाए, तब हम इसका उत्तर देते हैं तत्व को देखना। मेन चीज तत्व, यहां भी यही चीज आएगी, तत्व। जो भी देखा जाए या जो भी जाना जाए, देखना किसको है, तत्व को देखना है। यानी जो भी हम तत्व के बारे में जानते हैं या जो भी तत्व के बारे में हम देखते हैं, उसको जानने का प्रयास या देखने का प्रयास जो है वो दर्शन शास्त्र है।
तो जो भी देखा जाए या जो भी जाना जाए, देखा किसको जाए? तत्व को देखा जाए, मूल तत्व क्या है उसको देखा जाए, तो वो दर्शन शास्त्र है। अब हम इंद्रियों से जगत को देखते हैं, तो क्या ये दर्शन शास्त्र है? क्योंकि इस तरह का अध्ययन हम समाजशास्त्र में भी करते होंगे, इस तरह का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान करते होंगे, तो फिर राजनीति विज्ञान का दर्शन शास्त्र से अंतर क्या हुआ? समाजशास्त्र का दर्शन शास्त्र से अंतर क्या हुआ? तो उसकी मेन जो चीज ये है कि देखा जाए, यानी तत्व को देखा जाए, लेकिन इंद्रियों के द्वारा नहीं। जब हम इंद्रियों के माध्यम से अतीन्द्रिय जगत के विषयों को देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर अपने केवल इंद्रियों से इस भौतिक जगत को देखते हैं, इसी को मान लिया भी ये भी दर्शन शास्त्र का अंग है, या हमने इंद्रियों के द्वारा हमने टेबल कुर्सी को जान लिया, हमने इन वो जो पंखों को जान लिया, बगीचों को जान लिया, तो क्या ये दर्शन शास्त्र है? तो फिर तो ये भौतिक वस्तुएं जिनको हम इंद्रियों से देखते हैं, इन वस्तुओं को तो अपने दूसरे विषयों में भी देख सकते हैं। दर्शन शास्त्र का यहाँ अंतर यह है कि तत्वों को देखना और इंद्रियों के द्वारा, उस इंद्रियों के द्वारा या इंद्रियों के माध्यम से हम ऐसे तत्वों को देखते हैं जो हमारी इंद्रियों से परे है। तत्वों को हम जानते हैं, तत्व तो है, लेकिन इंद्रियों के द्वारा देखते हैं। इंद्रियों के माध्यम से दर्शन शास्त्र वह विद्या है जिसमें हम इंद्रियों के माध्यम से अतीन्द्रिय जगत के विषयों को जानने का प्रयास करते हैं। अन्य जितने भी विषय हैं आपके, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, उन सारों में हम इंद्रिय जगत की के द्वारा जो वस्तुएं देखते हैं वही उसके विषय क्षेत्र में शामिल होती है, लेकिन इसमें इंद्रिय जगत के माध्यम से अतीन्द्रिय जगत के विषयों को भी हम देखते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि दर्शन शास्त्र क्या है? दर्शन शास्त्र वह विद्या है जिसमें हम इंद्रियों के माध्यम से अतीन्द्रिय जगत के रहस्यों को जानने का प्रयास करते हैं, उसे दर्शन शास्त्र कहा जाता है। धन्यवाद।